लोगों को लगता है कि क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो ज्यादा रिस्की एसेट है। आज यूएस क्यों सुपर पावर है? जीडीपी की वजह से नहीं। हम बचपन में सोचते थे कि आरबीआई तो जितने मर्जी पैसे प्रिंट कर ले, पैसों की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, बट ऐसा नहीं करता। 1930s 40s 50s तक गोल्ड को हम रिजर्व में रखते थे, बट उसके बाद यूएस ने इस लॉ को चेंज कर दिया कि अब आप गोल्ड रिजर्व में नहीं रखोगे, अब आप डॉलर रिजर्व में रखोगे। तो अब डॉलर आएगा कैसे? मतलब हम यूएस को गोल्ड गोल्ड दे, वो बदले में डॉलर डॉलर दे। देगा। इंडियन गवर्नमेंट आपको मना कर सकती है कि आप रुपीस यूज नहीं कर सकते, 1000 रुपए का नोट बंद, बट वो आपको क्या बोल सकते हैं कि आप बिटकॉइन यूज नहीं कर सकते। नहीं, क्यों? क्योंकि वो बिटकॉइन को कंट्रोल नहीं करते। तो क्रिप्टो के आने की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान तो फिर यूएस को होना चाहिए। सबसे ज्यादा नुकसान यूएस को उनके होने डॉलर की मोनोपोली टूटेगी। यस, बट तब भी वो बैन नहीं कर पाया आज तक। वो पता है ना, सोल्यूशन नहीं है। अगर पूरा वर्ल्ड एक साथ डिसीजन लेता है कि पूरे वर्ल्ड में बैन हो गया, तब जाके बिटकॉइन फेल होगा। हम खुद की इंडिया में खुद की एक क्रिप्टो करेंसी बनाती है इंडियन गवर्नमेंट, बन रही है अभी। आज क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू लोग स्कैम्स करते हैं। आपकी कोई क्रिप्टो करेंसी हैक नहीं हो सकती, ये चीज बिल्कुल क्लियर है, बट आपके साथ स्कैम हो सकते हैं। अगर आप देखोगे दिन के 10,000 से ज्यादा केसेस होते होंगे। उनका इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ है स्टॉक मार्केट से, वो जानते नहीं, वो आज भी उसको सट्टा ही मानते हैं, गैम्बलिंग मानते हैं, सट्टा बाजार बोलते भी सट्टा बाजार ही है। आज हमारे साथ बैठे हैं यश। यश बेसिकली एक क्रिप्टो ट्रेडर हैं, एक प्रोफेशनल क्रिप्टो ट्रेडर हैं जो कि शायद 9-10 साल से ट्रेड कर रहे हैं। यस। और एक अच्छे खासे बहुत बड़े अमाउंट के साथ ट्रेड करते हैं, वो अमाउंट की हम बात नहीं कर सकते। तो आज यश से हम लोग ये सीखेंगे क्रिप्टो में क्या क्या चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं पैसे कमाने की, लीगैलिटीज़ क्या है, और क्रिप्टो के अराउंड जो भ्रम मिथ बातें जो होती है वो सब हम यश से आज समझने की कोशिश करेंगे। तो यश, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मस्त, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्रिप्टो के लेकर टैक्सेशन का बड़ा बातचीत रहता है। आप इतने अच्छे खासे अमाउंट से क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, तो उसका टैक्सेशन का कैसे करते हो आप? सी क्रिप्टो में जो लास्ट ईयर अभी टैक्सेशन के ऊपर पॉलिसीज आई कि 30% टैक्स है ऑन प्रॉफिट। ऑब्वियसली वो एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है, क्योंकि आप वो टैक्स भरने के बाद फिर आप अपना इनकम टैक्स भी भरते हो, तो इवेंचुअली यू एंड अप पेइंग लॉट ऑफ टैक्सेस। बट अगर मैं कंपेयर करूँ एक इक्विटी ट्रेडर से, तो जैसे फॉरेक्स के ऊपर तो लॉज है, फॉरेक्स में आप कुछ पर्टिकुलर पेयर ही ट्रेड कर सकते हो, आप सारे पेयर्स ट्रेड ही नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर टैक्सेशन से ज़्यादा तो वो चीज़ ही इलीगल है। बट क्रिप्टो इज़ नॉट इलीगल एंड नॉट लीगल, वो एक अभी बीच में है। बट ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी इज़ नॉट इलीगल इन इंडिया, सबसे पहले तो ये मिथ दूर करते हैं। उसके ऊपर टैक्सेशन है, मतलब गवर्नमेंट उसको कंसिडर कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट था जहाँ पर गवर्नमेंट ने अगर उसके अगेंस्ट टैक्सेशन लगाई है, तो मतलब गवर्नमेंट को ये पता है कि इस टाइम पे क्रिप्टो इज़ टू बिग टू बैन, तो गवर्नमेंट उसको बैन तो नहीं कर सकती है, तभी उन्होंने उस चीज़ पर टैक्सेशन लगाई। अब ऑब्वियसली एक स्टॉक मार्केट के ट्रेडर से क्रिप्टो में टैक्सेशन ज़्यादा है, बट ऑन दी अदर हैंड क्रिप्टो में पोटेंशियल ऑफ मेकिंग मनी भी स्टॉक मार्केट से ज़्यादा है। ये कैसे? सबसे पहले पॉइंट से यहाँ पे समझते हैं कि स्टॉक मार्केट आप 5 दिन ट्रेड करते हो, दिन में 6 घंटे ट्रेड करते हो। क्रिप्टो करेंसीज आप 365 डेज, 7 डेज ओपन होते हैं, 365 डेज 24 घंटे आप ट्रेड कर सकते हो। सबसे ज़्यादा तो आपको पोटेंशियल ऑफ अर्निंग वहीं पर बढ़ जाता है, क्योंकि आप सिर्फ इंडियन मार्केट के टाइम पे ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन, आप हर एक सेशन को ट्रेड कर सकते हो। अब जब न्यूयॉर्क सेशन शाम के 7 बजे के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से शुरू होता है IST, तो उस टाइम पे क्रिप्टो करेंसीज में भी वॉल्यूम बिल्कुल पीक पर होती है, जो रात को 2-3 बजे तक रहती है। तो जो आपका ट्रेडिंग आवर्स है वो ज़्यादा रहते हैं। नंबर 2, लोगों को लगता है कि क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो ज़्यादा रिस्की एसेट है, बट मेरे हिसाब से इक्विटी मार्केट ज़्यादा रिस्की एसेट है। अच्छा। ऐसा इस वजह से, जब तक आप स्पॉट बाइंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इक्विटी मार्केट से सेफर, बट जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अब इक्विटी मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स आपके हिसाब से कौन से सेगमेंट में ट्रेड करते हैं? ऑप्शन में। ऑप्शंस में। ऑप्शंस में क्यों ट्रेड करते हैं? सबसे सस्ता पहला है। रीज़न सस्ता है। बायर जो है, ऑप्शन बायर, मैक्सिमम ऑप्शन बायर्स हैं क्योंकि वो सस्ता है। अब वही फ़ायदा आपको क्रिप्टो करेंसीज में फ्यूचर्स में मिल जाता है। आप बिटकॉइन ट्रेड करना चाहते हो, आप 125x की लेवरेज ले सकते हो, मतलब आपके पास अगर 100 रुपये हैं तो आप 10,000 से ऊपर का ट्रेड ले सकते हो, 12,500 रुपये का ट्रेड ले सकते हो। तो ये आपको कैपेबिलिटी क्रिप्टो करेंसीज में मिलती है। 100 रुपये किसी के पास हैं तो 10,000 की ट्रेड ले सकता है। 10,000 की यानी ट्रेड कि ले, प्रॉफिट उसका 10,000 के हिसाब से दस होगा, हज़ार की, बट बट लॉस लॉस भी भी दस 10,000 के हज़ार के हिसाब हिसाब से से होगा। होगा। और इसी वजह से वो बंदा कभी पैसे नहीं कमा पाएगा, क्योंकि अगर वो प्रॉफिट करेगा भी 3-4 ट्रेड में, बट उसका अभी भी एक ही ट्रेड में कैपिटल ज़ीरो होने का पोटेंशियल है, जो सेम ऑप्शन बायर के साथ भी है। तो रिस्क तो वहाँ पर सेम है।
बट जो रिस्क हम नहीं समझते, जो लोग नहीं कंसिडर करते, कि जब स्टॉक मार्केट बंद होती है, 3:30 बजे स्टॉक मार्केट बंद हो गई, शाम को एक न्यूज़ आई, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगले दिन मार्केट ओपन होने से पहले उसका इम्पैक्ट आ जाएगा और मार्केट गैप डाउन या गैप अप ओपन होगी। राइट। वहाँ पे आपके सारे टेक्निकल्स फेल हो जाएंगे। आपने एक टेक्निकल लगाया जिसमें आपने एक बाई ट्रेड लिया जो आपने कैरी करा, चाहे वो ऑप्शन है या फ्यूचर है, शाम को एक नेगेटिव न्यूज़ आ गई, अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हो गई, आपके टेक्निकल्स फेल, एंड आपके पास अपने रिस्क को कंट्रोल करने के लिए कोई एनालिसिस ही नहीं है, क्योंकि आपको चार्ट पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा ना, आपके तो टेक्निकल्स फेल ही हो गए। इस टाइम तो मार्केट न्यूज़ ड्रिवन हो गई है, तो आप क्या करोगे? क्रिप्टो करेंसीज में ये फ़ायदा है कि आप 24 घंटे ट्रेड करते हो। अभी मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आई, तो अभी मार्केट आपके सामने फॉल कर रही है, यू हैव अ ऑप्शन कि आप अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर सकते हो, आप न्यू पोजीशंस बना सकते हो, आपकी बाय पोजीशन चल रही है आप एग्जिट कर सकते हो, आपकी कोई पोजीशन चल रही है आप एक सेल पोजीशन बना सकते हो, आप अपने ट्रेड पर उसी टाइम रिएक्ट कर सकते हो। आप स्टॉक मार्केट में कैसे रिएक्ट करोगे? तो ऑप्शन ही नहीं है, बंद है वो तो, अगले मेजरली दिन जो खुलेगा। टेक्निकल्स काम करते हैं वो फॉरेक्स, क्रिप्टो, गोल्ड में बेटर इस वजह से काम करते हैं क्योंकि ये मार्केट्स 24 घंटे चल रही हैं। क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे चल रही है, इक्विटी मार्केट बंद हो जाती है, तो आपके टेक्निकल्स वहीं फेल हो जाते हैं। आपके टेक्निकल्स इंट्राडे चलते हैं, जो उस दिन बनाया उसी दिन उसको एंटर करो, एग्जिट करो। आप सारी लाइफ सिर्फ इसी तरीके से ट्रेडिंग करते रहोगे और आप एक पॉइंट पे एक फ्रस्ट्रेशन लेवल अचीव कर जाओगे जहाँ पर आप ट्रेडिंग कर करके परेशान हो जाओगे। कब तक आप 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिन में पूरा 6 घंटे बैठ के कि अब एक ट्रेड मिले, अब एक ट्रेड मिले, अब एक ट्रेड मिले, और नहीं मिलता तो हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ज़बरदस्ती ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। क्रिप्टो करेंसीज में ऐसा नहीं है, या फॉरेक्स में भी ऐसा नहीं है। आपके पास एक मार्केट आपको एक पोटेंशली एक अच्छा टाइम जोन देता है जिसमें आप ट्रेड कर सको, अपने कंफर्ट के हिसाब से आप ट्रेड कर सको, प्लस आपको एंट्री एग्जिट का मौका देता है। इक्विटी मार्केट वहीं पर आपको वो मौका नहीं देती। तो मेरे हिसाब से इक्विटी मार्केट रिस्की लोग कह सकते हैं कि कम होगा, मेरे लिए ज़्यादा है, क्योंकि मैं रिस्क फाइनेंशियली नहीं देख रहा हूँ, मैं रिस्क पोटेंशियल वाइज देख रहा हूँ। क्योंकि अगर मेरे को पता है कि मैं 5 साल भी इक्विटी मार्केट में ट्रेड करता रहूँगा, मैं उतना पैसा नहीं बना पाऊंगा जितना मैं क्रिप्टो करेंसी में 2 साल में बना लूँगा। तो मेरा जो वो टाइम बच रहा है, जो मेरी फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रही है, वो मेरे लिए मेरे को एक बेनिफिट दे के जा रही है। ये शायद आप इसलिए कह रहे हो कि 24/7 मार्केट खुला है इसलिए। यस, क्योंकि मार्केट आपको हर चीज़ का मौका दे रही है। अब लोग इसको कैसे समझते हैं कि मेरे को तो क्रिप्टो में लेवरेज ज़्यादा मिल जाती है, मैं 100 रुपये से 10,000 रुपये का ट्रेड ले लूँगा। अब लोग ये नहीं समझते कि जो चीज़ एक कोई भी एसेट है वो 100%, 200%, 500%, 1000% भी ऊपर जा सकता है, बट नीचे आने के लिए तो सिर्फ 100% ही चाहिए। बिल्कुल। वहाँ कैपिटल ज़ीरो हो जाती है। 100 से नीचे तो कोई चीज़ जाती ही नहीं, कोई Right. 200% नीचे नहीं जा सकती, 100 ही जा सकती है। तो वहाँ पर लोग लॉसेस करते हैं, बट वो सेम चीज़ इक्विटी में भी करते हैं। अगर आप इक्विटी मार्केट को ढंग से फॉलो करो, जहाँ पर आप फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो विद अ गुड अमाउंट, या फिर आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हो, स्पॉट वाला बंदा कभी फेल नहीं होता, बट स्पॉट वाले बंदे के पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है, क्योंकि वही मार्केट में पूरा पैसा दे के बाइंग कर रहा है। थोड़ा स्पॉट को समझाइए। स्पॉट मतलब आज मेरे पास 2,500 रुपये हैं, तो मैंने एक शेयर रिलायंस का बाय कर लिया, क्योंकि मेरे पास पूरे पैसे दिए, मैंने बाय कर लिया। ऑप्शंस में आप क्या करोगे, आप वहीं पर 2,500 रुपये देकर रिलायंस के हो सकता है 250 शेयर या 200 शेयर बाय करोगे, जो भी लॉट साइज चल रहा है, आई एम नॉट अवेयर अभी, बट जो भी लॉट साइज चल रहा है आप वो बाय कर लोगे। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल 250 शेयर बाय कर लिए, तो मतलब अब अगर आपकी कैपिटल ही 2,500 है, मतलब 10 रुपये नीचे आया आपकी कैपिटल ज़ीरो। स्पॉट में चाहे वो 500 रुपये भी आ जाए, तब भी आप 2,000 के नुकसान में होगे, आपकी कैपिटल ज़ीरो नहीं हो सकती। तो स्पॉट मगर वही करता है जिसके पास फंड्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि प्रॉफिट भी फिर उस हिसाब से है। हम कभी रिस्क तो देखते ही नहीं। एक ट्रेडर में सबसे बड़ी कमी ही यही है बहुत पॉजिटिव कि होता है। हम वो पॉजिटिव इतने होते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं देखते, हम एवरेज केस सिनेरियो भी नहीं देखते, हम सिर्फ बेस्ट केस सिनेरियो देखते हैं। अपना प्रॉफिट पहले ही इमेजिन करके एक्सेप्ट करके बैठ जाते हैं, और जब लॉस आता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अब मैंने देखा कि यार उस केस में अगर वो 2,500 से 2 साल में 3,500 भी जाता है, तो भी मैंने 1,000 रुपये कमाए। यहाँ पे हो सकता है कि मैं 15 दिन में ही उतने कमा लूँ, क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा है। तो हम वही सोच सोच के सिर्फ ऑप्शन ट्रेड करते रहते हैं और उसमें पैसा नहीं बना पाते।
क्या इन्वेस्टिंग के लिए भी ठीक है क्रिप्टो लॉन्ग टर्म? सो यस, इन्वेस्टमेंट के लिए क्रिप्टो करेंसीज इज़ अ गुड ऑप्शन, बट नॉट ऑल क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज का लॉजिक क्या है? आज क्रिप्टो करेंसीज एग्जिस्ट क्यों करती है? वर्ल्ड में इस टाइम पे जो भी करेंसीज एग्जिस्ट करती हैं, फिएट करेंसीज जैसे रुपीज़, डॉलर, ये सारी सेंट्रलाइज्ड करेंसीज हैं। फॉर एग्जांपल, आज आपकी जेब में डॉलर है, एक $100 का नोट है, आप कहीं घूमने जाते हो, आप उसको खर्च करना चाहते हो, यूएस गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि आप ये $100 का नोट खर्च नहीं कर सकते, तो क्या आप खर्च कर सकते हो? नहीं। आप उस डॉलर के ओनर तो हो, बट आप कंट्रोलर नहीं हो, आप नहीं खर्च कर सकते। सपोज नोटबंदी हो गई, नोटबंदी हो गई, 500,000 के नोट बंद हो गए, ₹1,000 का नोट डिसकंटिन्यू हो गया, अब 2,000 का हो गया, तो क्यों? क्योंकि रुपीज सेंट्रलाइज्ड है। आपके उन्होंने आपकी ओनरशिप ही बदल दी, आप कागज बना दिया उसको। बिटकॉइन का लाने का रीज़न ये था क्योंकि इन सेंट्रलाइज्ड करेंसीज की डोमिनेशन वर्ल्ड वाइड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। आज यूएस क्यों सुपर पावर है? जीडीपी की वजह से नहीं, डॉलर की वजह से। जीडीपी तो उनका डेफिसिट ही इतना बड़ा है, जीडीपी सबसे ज़्यादा है, बट डेफिसिट भी तो सबसे ज़्यादा है, डेट भी तो उनके पास सबसे ज़्यादा है। अगर आज उनके पास 27 ट्रिलियन की उनकी जीडीपी है, तो 33 ट्रिलियन का उनका डेट है। अच्छा, तो डेट सबसे ज़्यादा है, बट मतलब तभी कर्जे में है वो। बहुत बड़े, बहुत बड़े, मतलब कर्जा में होना इज़ गुड थिंग, बट बहुत ज़्यादा कर्जे में होना इज़ बैड। तो डॉलर की वजह से डोमिनेशन है, क्योंकि डॉलर इस टाइम पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है। डॉलर एक ऐसी चीज़ है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोई भी वर्ल्ड वाइड कोई भी कंट्री करती है, तो उसकी पेमेंट करना या पेमेंट रिसीव करना डॉलर में होती है, तभी डॉलर की डोमिनेशन इतनी है। आज अगर यूएस इंडिया को बोलेगा कि आप यहाँ से सऊदी से आप क्रूड ऑयल नहीं खरीदोगे, या ईरान से आप क्रूड ऑयल नहीं खरीदोगे, तो इंडिया नहीं खरीद सकता, क्योंकि जब इंडिया खरीदता है तो पेमेंट कैसे करता है? डॉलर में। वो बोलेगा आपने खरीदना है खरीद लो, आप करेंसी में, मेरी करेंसी में पेमेंट नहीं करोगे। अब डॉलर ही एक आज तक ऐसी करेंसी रही है जो हर एक कंट्री के बीच में कॉमन करेंसी है, क्योंकि हर एक कंट्री अपने रिजर्व्स जो हैं वो डॉलर में बनाती है। अब अगर मेरे पास डॉलर ही नहीं है तो मैं पेमेंट कैसे करूँगा? ईरान को मैं रुपीज़ में तो पेमेंट करूँगा नहीं, ये 1, 2, 5 करोड़ की तो पेमेंट नहीं, हज़ारों करोड़ों की पेमेंट होती है, और ईरान की इतनी करेंसी मेरे पास है नहीं। तो इवेंचुअली मेरे को वो ट्रांजैक्शन वहीं पर ख़त्म करनी पड़ेगी। एंड ऐसा प्रैक्टिकली इंडिया के साथ 2020 में हुआ था, जब इंडिया ईरान से क्रूड ऑयल नहीं खरीद पाया, एंड तभी ऑयल के प्राइसेस बढ़े थे, अगर आपको याद होगा तो। ओके, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स किसके पास हैं पूरे वर्ल्ड में? पता नहीं। वेनेजुएला, साउथ अमेरिकन कंट्री है, वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री, पूरेस्ट कंट्री। वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री, और सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं। सऊदी ने अपने ऑयल को कितने अच्छी तरीके से कैपिटलाइज करा, वेनेजुएला क्यों नहीं कर पाया, जबकि सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व है? क्योंकि यूएस ने कभी नहीं करने दिया। उन्होंने बोला कि आप करोगे तो हम उसको कंट्रोल करेंगे, हम डॉलर में सारी ट्रांजैक्शंस करें, उन्होंने मना कर दिया। तो आज तक कोई वेनेजुएला से ऑयल किसी ने खरीदा ही नहीं, क्योंकि यूएस ने सैंक्शन लगा दिए थे कि कोई इनको पेमेंट नहीं करेगा डॉलर में। तो इस वजह से आज तक वो बर्बाद है। तो एंड वो अपनी करेंसी में पेमेंट चाहते हैं? नहीं, वो डॉलर में चाहते हैं। यूएस कहता है कि हम आपके ऑयल को कंट्रोल करेंगे, वो कहता है हम नहीं करने देंगे। अब उनको पेमेंट तो डॉलर में ही मिलेगी ना, क्योंकि पूरा वर्ल्ड अगर उनसे खरीदेगा तो डॉलर में ही पे करेगा। बट यूएस ने बोल दिया कि आप इनको डॉलर में पे नहीं करोगे, मैंने सैंक्शन लगा दी, कोई भी वेनेजुएला को डॉलर नहीं देगा। तो इवेंचुअली कोई उनसे ऑयल खरीद ही नहीं पाता चाह कर भी। ओके। एंड सबसे गरीब कंट्रियों में से एक है। क्यों? सिर्फ एक करेंसी की वजह से, डॉलर। डॉलर ने वर्ल्ड वाइड इतनी डोमिनेशन फैला दी कि वो इस टाइम पे यूएस को सुपर पावर बना के बैठा हुआ है। तो इसी डोमिनेशन क्यों आई? क्योंकि डॉलर इज अ सेंट्रलाइज्ड करेंसी। तो वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी इन्वेंट हुई, वेयर क्रिप्टो करेंसीज बिकेम डिसेंट्रलाइज्ड। तो क्या ऐसा है कि दुनिया में जहाँ भी जिस कंट्री को डॉलर की ज़रूरत होगी यूएस ही देगा उसको? ऐसा यूएस तो नहीं देगा, नहीं। फिर? देखो, इनिशियली दिस इज ऑल्सो वेरी लॉन्ग स्टोरी। जब वर्ल्ड वॉर के बाद हर एक कंट्री ने अपने रिजर्व्स जो थे वो गोल्ड में बनाए। यूएस उस टाइम पे सुपर पावर था, तो यूएस ने एक मैंडेटरी लॉ इशू करा जिसमें हर एक कंट्री को अपने सेंट्रल बैंक को गोल्ड में रिजर्व्स रखने हैं। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? इसका मतलब कि आरबीआई, हम बचपन में सोच रहे थे कि आरबीआई तो जितने मर्जी पैसे प्रिंट कर ले, पैसों की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, बट ऐसा नहीं कर सकता। आरबीआई के पास जितना गोल्ड है रिजर्व में, उतनी ही वो मनी प्रिंटिंग कर सकता है। मतलब कि अगर हमारे पास 10,000 करोड़ का गोल्ड है तो हम 10,000 करोड़ ही प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मेरी करेंसी फेल होती है तो मैं गोल्ड से रिप्लेस कर सकता हूँ ना, मेरे पास गोल्ड बैकिंग के लिए है।
इनिशियली 1930s 40s 50s तक गोल्ड को हम रिजर्व में रखते थे, बट उसके बाद यूएस ने इस लॉ को चेंज कर दिया। यूएस ने इस लॉ को बना दिया कि अब आप गोल्ड रिजर्व में नहीं रखोगे, अब आप डॉलर रिजर्व में रखोगे। अच्छा, तो अब डॉलर आएगा कैसे? तो गोल्ड यूएस दे ने करके। गोल्ड आप मेरे को दो, मैं उसके बदले में डॉलर दूंगा। अच्छा, मतलब हम यूएस को गोल्ड गोल्ड दें, वो बदले में डॉलर डॉलर दें। देगा। तो उस टाइम पे 50s 60s में वर्ल्ड की हर एक कंट्री ने यूएस को गोल्ड दिया, उसके बदले में उनसे डॉलर लिया। अब इसी वजह से दो फायदे यूएस को हो गए। सबसे बड़ा फायदा, पूरे वर्ल्ड का सारा गोल्ड आ गया। उसके बदले में क्या करना था? कुछ करेंसी तो इशू करनी थी। इसी वजह कागज से की टुकड़े। आज गोल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिजर्व यूएस के पास है आज तक। दूसरा फायदा, हर एक कंट्री में डॉलर पहुंच गया। अब अगर इंडिया को अपने डॉलर रिजर्व्स बढ़ाने हैं, क्यों बढ़ाने हैं? क्योंकि रुपीस प्रिंट करना है। कैसे बढ़ाएगा? बार बार डॉलर खरीदता थोड़ी ना रहेगा यूएस से। हम क्या करेंगे? हम करेंगे एक्सपोर्ट और पेमेंट डॉलर में लेंगे दूसरी कंट्री से। लेट्स से इंडिया ने यूएई को राइस बेचा, पेमेंट डॉलर में ली, तो डॉलर आ गया, रुपीस प्रिंट कर ले। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इंपोर्ट कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंपोर्ट जब करेंगे तो पेमेंट डॉलर में करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट से हर एक कंट्री ने अपने डॉलर रिजर्व्स बढ़ाने शुरू करे। इसी वजह से आजकल भी आप सुनते होंगे कि जब डॉलर रिजर्व्स बढ़ते हैं तो बड़ी पॉजिटिवली मार्केट इस चीज़ को लेती है, बहुत पॉजिटिव रिएक्शन आता है, क्योंकि डॉलर रिजर्व्स बढ़ना मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। तो इस तरीके से डॉलर ने एक डोमिनेशन क्रिएट करी। बट डॉलर आज तक एक सेंट्रलाइज्ड करेंसी है, पहुंच तो गया हर जगह, बट कंट्रोलर तो एक ही है ना, डॉलर यूएस। एक ही है। जो बोलेगा वो करना पड़ेगा, एंड इसी वजह से वर्ल्ड वाइड वो डोमिनेशन फैला रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए? डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी, जिसके ओनर भी आप हो और कंट्रोलर भी आप हो। मतलब सबसे पहली करेंसी क्रिप्टो करेंसी आई, बिटकॉइन। तीन चीज़ें यहाँ पे फॉलो होनी थी। सबसे पहली चीज़, डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। डिसेंट्रलाइज कैसे बनी? अगर आज आप बिटकॉइन ओन करते हो, इंडियन गवर्नमेंट आपको मना कर सकती है कि आप रुपीस यूज़ नहीं कर सकते, 1000 रुपये का नोट बंद। बट वो आपको क्या बोल सकते हैं कि आप बिटकॉइन यूज़ नहीं कर सकते? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बिटकॉइन को कंट्रोल नहीं करते। वो ये ज़रूर बोल सकते हैं कि आप इंडियन लैंड पर बिटकॉइन ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंडियन लैंड को कंट्रोल करते हैं। आप इंडिया से बाहर जाके कर लो, वो आपको बिटकॉइन ट्रेड करने से मना नहीं कर सकते। तो क्रिप्टो के आने की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान तो फिर यूएस को होना चाहिए, सबसे ज़्यादा नुकसान क्योंकि यूएस को उनके होना डॉलर की मोनोपोली टूटेगी। यस, बट तब भी वो बैन नहीं कर पाए आज तक, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो बैन करेंगे तो वो कहाँ बैन कर सकते हैं? सिर्फ यूएस में। वो अपने सिटीजन्स को बोल दोगे कि आप यूएस सॉइल पे यू कैन नॉट ट्रेड बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज, वो बाहर आके ट्रेड कर लेंगे। ओके। वो पता है ना, सोल्यूशन नहीं है। अगर पूरा वर्ल्ड एक साथ डिसीजन लेता है कि पूरे वर्ल्ड में बैन हो गया, तब जाके बिटकॉइन फेल होगा। तो अगर हर कंट्री को ये प्रॉब्लम है कि डॉलर की मोनोपोली बढ़ रही है, क्या ये प्रॉब्लम है अदर कंट्रीज यस के लिए? यस, तो अगर प्रॉब्लम है तो उनको तो क्रिप्टो एक्सेप्ट करना चाहिए, क्रिप्टो वो एज अ एक्सेप्टेंस, सोल्यूशन आ सकता है उनके क्रिप्टो लिए। एक्सेप्टेंस का रीज़न जो क्रिप्टो एक्सेप्टेंस नहीं आई है कि क्रिप्टो फाइनेंशियल इन नेचर नहीं है, मतलब क्रिप्टो टेक्निकल इन नेचर है। मतलब ये हुआ कि एक कंपनी है, शेयर है, आप रिलायंस का शेयर खरीदते हो, आपको प्रॉफिट कैसे मिलता है? डिविडेंड, हर साल जो प्रॉफिट अनाउंस करते हैं। जब एक करेंसी खरीदते हो तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। क्यों? आप डॉलर खरीदते हो तो क्या डॉलर, आपने 100 रुपये का नोट खरीदा, आप 200 रुपये में बेच सकते हो? नहीं। या आप 100 रुपये का नोट 50 रुपये में खरीद सकते हो? नहीं। तो एक करेंसी दूसरी करेंसी के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग या वीक होती है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वॉलेटाइल है, जो मूवमेंट करता है। आज बिटकॉइन 60,000 पे है, कल 50,000 पे आ गया, परसों 70,000 पे चला गया। तो कोई भी कंट्री इसको अडॉप्ट करके रख नहीं पाएगी। ये एक प्रैक्टिकली ये एक ट्रूथ है जो मैं मानता हूँ। कई लोग इस चीज़ को बोलते हैं क्रिप्टो करेंसीज इज़ द फ्यूचर ऑफ करेंसीज। आई डोंट बिलीव दैट, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल है कि वो कभी भी बिटकॉइन जैसी करेंसी कोई गवर्नमेंट अडॉप्ट नहीं कर पाएगी। कर भी पाएगी तो बहुत छोटे स्केल पर। अगर आज इंडिया ने बड़े स्केल पर अडॉप्ट कर लिया बिटकॉइन, पहले तो बिटकॉइन की सप्लाई इतनी नहीं है, 21 मिलियन बिटकॉइन है, पूरा वर्ल्ड कैसे अडॉप्ट कर लेगा? पूरे वर्ल्ड के लिए वो सप्लाई बहुत कम है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इकनॉमियाँ बन चुकी हैं अब, तो बिटकॉइन इतना बड़ा हो ही नहीं सकता कि अगर हो भी जाता है तो वो वॉलेटाइल इतना है कि कोई भी गवर्नमेंट उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएगी। बट क्रिप्टो करेंसी अडॉप्ट हो सकती है। इसमें फ़र्क क्या है? बिटकॉइन अडॉप्ट नहीं हो सकता,
बट ये ऐसी टेक्नोलॉजी अब हमारे पास आ चुकी है कि इसके भरोसे पे हम खुद की क्रिप्टो करेंसीज डेवलप कर सकते हैं जो हम अडॉप्ट करें। हम खुद की इंडिया में खुद की एक क्रिप्टो करेंसी बनाती है इंडियन गवर्नमेंट, जो पूरे इंडिया में सर्कुलेट होती है, पूरे वर्ल्ड वाइड सर्कुलेट होती बन है। रही है अभी? अभी नहीं, बट जिस टेक्नोलॉजी पे क्रिप्टो करेंसीज चल रही हैं जिसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन, हम्म, वो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट हो रही है। तो धीरे धीरे फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसीज भी एक्सेप्ट होंगी बट इन अ डिफरेंट वे। क्योंकि आज क्रिप्टो करेंसीज में सबसे बड़ा लैग क्या है? सुपरविजन, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन नहीं है, ये लैग है। आई एम अ ट्रेडर बट जो सच है वो सच है। ये कैसे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मीन्स? इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन मीन्स कि आज क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू लोग स्कैम्स करते हैं। हम्म, क्रिप्टो करेंसीज में कभी भी आपकी कोई क्रिप्टो करेंसी हैक नहीं हो सकती, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, बट आपके साथ स्कैम हो सकते हैं। अब जब आपके साथ स्कैम हुआ है तो जिस बंदे ने आपके साथ स्कैम किया उसको कभी ट्रेस ही नहीं कर सकते। किस तरह के स्कैम? जैसे ये एक कॉमन स्कैम है कि आपको, आप ट्विटर पे गए, आपने एक अकाउंट देखा जिस पे लिखा हुआ है कि दिस इज़ अ एड्रेस, यहाँ पे अगर आप अपना बिटकॉइन भेजोगे, आपने एक बिटकॉइन भेजा, आपको हर महीने $1000 मिलेंगे। आपने भेज दिया, वो गायब हो गया, बंदा ही ये वापस तो नहीं बहुत छोटी सी चीज़ है, वो तो कोई बेवकूफ़ी करेगा ऐसा, क्यों आप भेजेगा? अगर आप देखोगे दिन के 10,000 से ज़्यादा केसेस होते होंगे ऐसे। आपको लग रहा है कि ये बेवकूफ़ी है बट ये सबसे ज़्यादा होता है, लोग भेज देते हैं। बहुत इजीली। कैसे? वो कोई नॉर्मल ट्विटर पेज नहीं होगा ना। हम्म, कुछ जब इलॉन मस्क ने डोज कॉइन को प्रमोट करना शुरू करा था, तो इलॉन मस्क एक चैनल पे जा रहा था जिसका नाम था SNL। हम्म, तो उसका एक फेक ट्विटर अकाउंट बनाया जिस पे ब्लू टिक भी था। हम्म, किसी ने, कोई हैकर होगा, जो भी होगा, उसने उस पर डाला कि इलॉन मस्क इज डूइंग अ गिव अवे। तो इस एड्रेस पे आप जितने डोज कॉइन भेजोगे, इमीडिएटली उसके डबल डोज कॉइन्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ओके। और सबने भर वेरीफाइड पेज है? सबने भर भर के भेजे, वो कभी आया ही नहीं। ओके। स्कैम। तो ये इस तरीके से स्कैम करे जाते हैं जिसका कोई ट्रेस नहीं मिलता। तो ये एक दूसरी चीज़, एक्सचेंजेस आर नॉट, जैसे इंडिया में ज़ीरोधा है या अपस्टॉक्स है या कोई भी फुल सर्विस ब्रोकर है, SMC है, HDFC सिक्योरिटीज़ है, इन सब को रेगुलेट करता है सेबी। बट जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस है वो रेगुलेटेड नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। सेम ड्रॉबैक फॉरेक्स में भी है, ऐसा नहीं है सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज में है, फॉरेक्स में भी है। बट फॉरेक्स कई कंट्रीज़ में उस चीज़ को सुपरविजन होती है, जैसे US में देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग सुपरविजन फॉर फॉरेक्स। बट क्रिप्टो करेंसीज में ये लैग है। फॉर मी एज अ इन्वेस्टर, इफ आई टॉक टुडे, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज उस साइड पर। बट एज अ ट्रेडर आई ट्रेड, एज अ इन्वेस्टर एज ऑफ टुडे मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ एक क्रिप्टो करेंसीज में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी आई नीड समथिंग सॉलिड, कि अगर आज मेरा पैसा कहीं पर है वो उसी तरीके से सेफ रहे, चाहे वो ग्रो थोड़ा सा कम हो जाए। हम्म, क्योंकि आज लेट्स से मैंने बाइनेंस में या बायबिट में किसी भी एक्सचेंज में क्रिप्टो करेंसी खरीदी और एक्सचेंजेस बंद भी हुए हैं, हम्म, कल वो एक्सचेंज बंद हो जाता है, मैं किसको कंप्लेंट करूँगा जाके? कोई बॉडी तो है ही नहीं उनको कोई बॉडी रेगुलेट नहीं करने है। वाली। आज इंडिया में कितने बैंक्स फेल हुए, PMC बैंक फेल हुआ था, बट इंडियन सेंट्रल बैंक इतना स्ट्रांग है RBI कि उसने कभी भी किसी भी एक इन्वेस्टर का, एक जो बैंक में बंदा जाके अपने पैसे डालता उसका ट्रस्ट नहीं ब्रेक होने दिया। सबको पैसा वापस मिला आज तक। येस बैंक फेल होने के कगार पे था, बचा लिया, बट यहाँ पे कौन बचाएगा? बट एज ए ट्रेडर, येस आई ट्रेड, एंड क्योंकि उस मार्केट में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अगर मेरे को फॉरेक्स में पोटेंशियल दिखता है, आई ट्रेड फॉरेक्स। इनिशियली आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ इक्विटी ट्रेडर, शेयर मार्केट में मैंने ट्रेड करना शुरू किया। अब हर कोई बंदा शेयर मार्केट से ही शुरू करता है, क्योंकि हमने बचपन से कंपनीज ही अपने आसपास देखी है, रोड पे बैंक देखे हैं तो बैंक पता है, मुकेश अंबानी का नाम सुना है बचपन से, सबसे अमीर आदमी तो हमें रिलायंस पता है। तो ये नाम ना हमें बहुत फेमिलियर लगते हैं। तो जब हम ट्रेडिंग करना शुरू, एक माइंडसेट भी बनाते हैं कि एक ट्रेडर बनना है या एक इन्वेस्टर बनना है, तो हमेशा दिमाग में सबसे पहली चीज़ ही स्टॉक मार्केट आती है, क्योंकि ये नाम सुने हुए हैं। तो मैंने भी अपनी जर्नी वैसी शुरू करी थी। बट जब मेरे को क्रिप्टो करेंसीज में ज़्यादा पोटेंशियल दिखा तो विद टाइम मैंने यहाँ पर एक शिफ्ट लिया। अब क्रिप्टो करेंसीज एक ऐसी चीज़ है जो आज
क्या अगले 10 साल बाद भी लोगों के लिए एक बहुत न्यू एसेट होगा? 10 साल बाद भी ऐसा होगा? ऑब्वियसली आज भी 90s में जब लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, तो किसी ने ये सोचा था कि ये मार्केट आज से 30 साल बाद भी किसी के लिए एक न्यू मार्केट होगी? आज हम 2024 में बैठे हैं और 35 साल हो गए, बट आज भी मैं अपनी जनरेशन के लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 50s में लोगों की। आज भी उन्होंने उनका इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ है स्टॉक मार्केट से, वो जानते नहीं, वो आज भी आज उसको भी एक सट्टा ही मारते हैं। सट्टा ही मानते हैं, गैम्बलिंग मानते हैं, सट्टा बाजार बोलते हैं, बोलते भी सट्टा बाजार ही है, हाँ। नाम ही वही है। तो आज क्रिप्टो करेंसीज मतलब स्टॉक मार्केट इन 90s। हम्म। तो आज से 10 साल बाद क्या 30 साल बाद भी लोग इस पर विश्वास नहीं कर रहे होंगे। तो ये वो टाइम है, वो एरा है जहाँ से चीज़ें 2x 3x 5x नहीं, जहाँ यहाँ से चीज़ें 500,000x होंगी क्रिप्टो करेंसीज के लिए। बट आप उतना ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो जितना आप लूज़ कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट भी उस टाइम पे ऐसी थी कि आपको एक अच्छा रिटर्न विद टाइम दिया। तो स्टॉक मार्केट तो ठीक है, अब जैसे क्रिप्टो मार्केट ठीक है, लेकिन ये नहीं पता ना क्रिप्टो मार्केट में कौन सी करेंसी, यस, कौन सी रहेगी नहीं रहेगी, पता नहीं। बट उसको ले आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, पूरा फंडामेंटली आप एक करेंसी को रीड कर सकते हो। अगर आप फंडामेंटली करेंसी को रीड नहीं कर पा रहे, टॉप 5 करेंसीज आग बंद करके बाय कर लो। टॉप 5 करेंसी टॉप 5 करेंसीज लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लॉन्ग लिए। टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। बट आप खुद कह रहे हो कि आपको भरोसा नहीं है। मैंने आपको भी बोला कि इन्वेस्ट दैट मनी जो आप लूज कर सकते हो। मैं आई एम नॉट अ बिग इन्वेस्टर। अगर मैं बात करूंगा अपने पोर्टफोलियो के, हार्डली 1% 2% आई मस्ट बी इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो करेंसीज। और आई ट्रेड ऑल टाइम। मैक्सिमम कहाँ? मैक्सिमम आई इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, अच्छा। प्रॉपर्टी, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो जो ग्रो करेगी एंड लाइफ टाइम ग्रो करेगी, जिसमें डाउनफॉल नहीं है। तो इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम ट्रेडिंग, तभी मेरे को ये चीज़ समझ आ गई थी कि ट्रेडिंग आपके एक्सपेंसेस पूरे करता है और इन्वेस्टमेंट आपकी वेल्थ क्रिएट करता है। क्यों नहीं स्टॉक मार्केट, वाई ओनली रियल एस्टेट? स्टॉक मार्केट में भी आई एम इन्वेस्टेड, बट स्टॉक मार्केट इस वजह से नहीं क्योंकि उसकी एक सैचुरेशन है मेरे लिए। एंड रियल एस्टेट ऐसी चीज़ है जो वर्ल्ड में हमेशा ग्रो करेगी, क्योंकि लैंड एक ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड ही बढ़ेगी। पॉपुलेशन वर्ल्ड की हमेशा ग्रो ही होगी। बट ये कैसे कह सकते हैं कि सैचुरेशन है? अब लेट्स सपोज हम रिलायंस की बात कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता रिलायंस कहाँ तक जा सकती है। सैचुरेशन से मेरा मतलब ये है कि अगर आज मैं एक शेयर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को अपने पोर्टफोलियो को बार बार जगल करना है, शिफ्ट करना है। एंड स्टॉक मार्केट आपको वेल्थ तो क्रिएट करके देगी, बट हमेशा आपको एक लालच में रखेगी कि और लगाते रहो और लगाते रहो, ख़त्म ही नहीं होगा वो लालच। रियल एस्टेट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर आप एंजॉय करते हो कि आपको एक मोटिवेशन मिलती है, आपकी प्रॉपर्टी आपके सामने है एंड आप रियल मनी वहाँ पे बल्क में अर्न करते हो। एक फील होता है कि मैं पैसे वाला हाँ, हूँ। एक फील होती है आपको चीज़, वो आपको फीलिंग जो आपकी प्रॉपर्टी आपको अपने सामने दिखती है। प्लस सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ट्रेडिंग से कि आपको हर महीने पैसा आता है, हर महीने खर्च हो जाता है। रियल एस्टेट एक ऐसी मार्केट है जो आपको 1 साल पैसा नहीं देगी, बट 1 साल आपको एक प्रॉपर सेविंग्स के रूप में एक अच्छा पैसा अमाउंट देगी। सो लैंड एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसकी वैल्यू कभी ख़त्म ही नहीं होनी, हमेशा पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, बट लैंड तो नहीं बढ़ेगा। अर्थ तो उतना ही है, इंडिया तो उतना ही है। जो हमने बात करी है डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई तो उतनी है, डिमांड हमेशा बढ़ेगी। बिटकॉइन में एक फ़ायदा क्या है? बिटकॉइन में फ़ायदा ये है कि सिर्फ 21 मिलियन है। इथेरियम एक ऐसी करेंसी है जिसकी सप्लाई अनलिमिटेड है, Unlimited जितनी मर्जी बन सकता है। तभी इथेरियम फंडामेंटली थोड़ा सा वीक है, क्योंकि सप्लाई अनलिमिटेड है। बिटकॉइन का फ़ायदा ये है कि लिमिटेड सप्लाई 21 मिलियन पे ख़त्म है, इसके बाद और आ ही नहीं सकते। बिटकॉइन की सप्लाई जो लिमिटेड है वही उसकी वैल्यू बढ़ाएगी, क्योंकि जब उसकी अडॉप्शन आनी शुरू होगी, जब रेगुलेशंस आएंगी, तब भी बहुत अर्ली टाइम ही होगा इन्वेस्टमेंट का। ऐसा नहीं है कि आज टाइम से आज हम इन्वेस्ट नहीं करें तो हमारे हाथ से निकल गई ये चीज़, नहीं, अगले 10 साल बाद भी आपके हाथ में ही होगी। तो जब वो रेगुलेशंस आनी शुरू होंगी, ऑब्वियसली सी एट दिस पॉइंट बिटकॉइन इज़ टू बिग टू फेल। बिटकॉइन फेल नहीं हो सकता क्योंकि वर्ल्ड का बहुत पैसा बिटकॉइन के अंदर है। जब ब्लैक रॉक जैसा फंड हाउस, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फंड हाउस है, वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन इज़ नाउ टू बिग टू फेल। बट कितना? सो उन्होंने एक फंड क्रिएट करा है, एक ETF क्रिएट कर दिया, बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड।
मतलब अगर उनका एक म्यूचुअल फंड आप बाय करते हो तो यू कैन बाय अ म्यूचुअल फंड जिसमें दे आर इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन. सो रिसेंटली दे बॉट अराउंड $1 billion वर्थ ऑफ बिटकॉइंस. ओके. उस माइक्रो स्ट्रैटेजी 1.5 लाख बिटकॉइन से ज़्यादा खरीद के बैठा हुआ है, अनदर बिग फंड हाउस ऑफ यूएस. तो इन्वेस्टमेंट हो रही है. इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि रेगुलेशंस नहीं है, दैट इज़ वाई आई फियर. बट अगर आप बाहर जाओगे, दैट इज़ वाई आई एम ट्राइंग टू शिफ्ट टू दुबई, क्योंकि वहाँ पर इस चीज़ के लिए रेगुलेशंस है, इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ी सी प्रोटेक्शन है. आप किसी को कंप्लेंट कर सकते हो जाके. यहाँ पर वो प्रॉब्लम है. यहाँ क्रिप्टो पर के बारे में कंप्लेंट कर सकते हैं? यस, वो अगर कैसे? आपको कोई आपके अकाउंट में प्रॉब्लम आ रही है, हम्म. यू कैन गो टू द एक्सचेंज, यू कैन फाइल कंप्लेंट. यूएस में अभी अगर बाइनेंस के जो सीईओ थे, सीजी, जो अभी सीईओ से पहले ही रिजाइन, बट उनके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई एंड यूएस हैज़ फाइंड हिम विद $4 billion, क्योंकि उनको लगा कि हाँ, ही इज़ डूइंग समथिंग रॉन्ग. तो वहाँ पर वो चीज़ें हैं, बट इंडिया में वो अभी वो चीज़ नहीं है. सो जब वो चीज़ें आनी शुरू होंगी, क्रिप्टो विल ग्रो, बट बिटकॉइन इज़ लिमिटेड. हम्म. जब सप्लाई लिमिटेड हो जाएगी तो क्या होगा, डिमांड तो बढ़ जा रही है तो प्राइस बढ़ता रहेगा. उसी तरीके से लैंड है. इंडिया तो उतना ही है ना, उतना ही रहेगा, बट पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है. आज से कुछ साल पहले एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में बंदा जब 40-45 ईयर्स की एज में आता था तब जाके एक घर खरीदता था. आज 25-30 ईयर्स की एज ग्रुप में वो बाइंग शुरू हो चुकी है. हम्म. तो ये डिमांड ही तो है. हम्म. इस तरीके से मार्केट ग्रो करती है. एवरीथिंग इज डिमांड एंड सप्लाई, बट सिंपल. क्या ये सही है 20-25 साल की एज में घर खरीदना सी लोन वोन पर? देखो, दो चीज़ें हैं. अगर वो घर है तो वो सही नहीं है, हम्म. अगर वो इन्वेस्टमेंट है तो वो सही है. दो फर्क है. इन्वेस्टमेंट को हम हमेशा कंफ्यूज करते हैं. इन्वेस्टमेंट क्या है कि मैंने एक एसेट खरीदा, उसमें मैंने पैसा कमाया. पैसा कमाते कब हो? लोग सोचते हैं कि अगर मैंने 100 रुपये की चीज़ खरीदी, आज वो 150 रुपये की हो गया तो मैंने 50 रुपये कमा लिए. नहीं, जब तक आपने उसको बेचा नहीं है, जब तक वो 50 रुपये आपकी पॉकेट में नहीं आया, तब तक आपने उसको कमाया नहीं है. हम्म. यू हैव टू सेल, तभी तो प्रॉफिट रिलाइज होगा. राइट. अगर वो वापस 100 पे आ जाए हम्म. तो जब आप उसको बेचोगे, अगर आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी और आपने उसमें रहना शुरू कर दिया, वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, क्योंकि आप तो उसमें रह रहे हो. आपको रिटर्न क्या दे रही है? कुछ भी नहीं. अगर आपने गोल्ड खरीदा है आज, बट आपने ज्वेलरी बनवा ली और पहनना शुरू कर दिया, इमोशन से अटैच कर दिए, मेरी शादी की ज्वेलरी है या मेरे को गिफ्ट में मिली है, मैं वो इसको कभी नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं रहा बेचूंगा, वो. तो मैं इसको कभी बेचूंगा ही नहीं, तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे है? जब आपने प्रॉफिट कभी रियलाइज ही नहीं करा तो इन्वेस्टमेंट कैसे है? बट देखो, लोन लेना इज ऑल्सो वेरी गुड. अगर आप लोन लेके प्रॉपर्टी ले रहे हो एंड यू आर सेलिंग इट एट सम पॉइंट, एंड उसके बाद यू आर बाइंग समथिंग बिगर. मैंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, उस पर लोन लिया, इंटरेस्ट पे करा 20 लाख का, बट प्रॉपर्टी बिकी 1.5 की, तो 30 लाख कमाया. फिर मैंने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ली. ऐसे करके अगर मैं ग्रो कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, देन इट्स गुड. बट अगर आपने उसमें रहना शुरू कर दिया तो आपने प्रॉपर्टी ली है 1 करोड़ 20 लाख की, फिर 1 करोड़ की नहीं है, क्योंकि आपने बेचा तो है ही नहीं. हम्म. लोन लेना अच्छा क्यों है? आपके पास 1,000 रुपये है, आपको पता है कि आप इससे 20 रुपये कमा सकते या 40 रुपये कमा सकते हो, मतलब आप 40% कमा सकते हो, मतलब 400 रुपये कमा रहे हो आप. अगर आपके पास 1,000 और आ जाएं तो भी आप 40% कमाओगे, मतलब आप 800 रुपये कमाओगे, 2,000 रुपये. जब आप 1,000 लोन लोगे तो आपका जो रेट ऑफ, जो आप इंटरेस्ट पे ले रहे हो, 10% है, मतलब 100 रुपये. तो आपके पास 2,000 की कैपिटल है, जिसमें 1,000 आपकी, 1,000 आपने लोन पे लिया है, जिस पे आपको 100 रुपये इंटरेस्ट पे करना है. प्रॉफिट कितना हुआ? 800. 1,000 में से 100 इंटरेस्ट पे कर दिया तो मतलब आपका प्रॉफिट 700 रुपये बचा. आपकी एक्चुअल कैपिटल क्या थी? 1,000. तो जिस 1,000 पे आप 400 कमा रहे थे, आपके तो 1,000 ही रुपये थे ना, 1,000 तो लोन था. आज आपने उसी 1,000 पे 700 कमाए हैं. राइट. तो आपने अपना रिटर्न 40% से 70% कर लिया है. अगर आपको पता है कि जिस इंटरेस्ट पे आप लोन ले रहे हो और जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उस इन्वेस्टमेंट से आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, तो देन लोन इज़ गुड. मीन्स छोटी एज में बाइंग अ होम और उसमें रह जाना वो ठीक नहीं है. वो ठीक नहीं है. आप खरीदो और बेचो प्रॉफिट हाँ, में. प्रॉफिट करो, थोड़ा सा ग्रो करो. जब आप ग्रो एक वेल्थ क्रिएशन के पॉइंट पे पहुंच जाते हो, देखो लोगों को लगता है कि हमने घर खरीद लिया तो हम सेफ हो गए. ये एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली की एक थॉट प्रोसेस है. घर खरीदती हम सेफ हो गए. ठीक है, ये थॉट प्रोसेस भी ठीक है, बट अगर मेरे को लगता है कि मैं 2 साल और रुक जाऊं तो मैं इसी पैसे से और पैसा बना लूंगा,
फिर ये घर खरीद लूँगा और मेरे पास एक सरप्लस मनी भी बन जाएगा। आज मेरे पास 2 करोड़ है, मैं घर खरीद लूँ, या मैं 2 करोड़ को 2 साल और रुक कर 2 से 4 कर लूँ, और फिर वही घर जो 2 साल में बढ़ गया होगा उसका प्राइस 2.5 का हो गया होगा, तो 2.5 का वो खरीद लूँगा और मेरे पास सरप्लस पैसा भी होगा, तब फायदा है। तो 2 साल रुको, बट बाय द सेम हाउस, वेट फॉर 2 years 3 years, जो भी आपको लगता है जिसमें आप उस कैपिटल को थोड़ा सा बढ़ाओ, कीप द सरप्लस, देन आप उसको इन्वेस्ट करो, देन सरप्लस को वापस इन्वेस्ट करना शुरू करो। मैंने देखा है लोगों में डर होता है कि 2 साल बाद अरे बढ़ जाएगी, इसलिए लोन ना लेकर के अभी सब कुछ कर लो। आप अभी ले लो उसको, बट आप एक ऐसी, आपको देखो लेवरेज लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास दो हैं और आप दो की ही चीज़ लेते हो, हम्म, तो यू आर लूजिंग मनी, क्योंकि आप जो पोटेंशियल है मार्केट में आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो। आपके पास दो है तो आप तीन की तो चीज़ लोगे, हम्म। तब आप पैसा कमाओगे। तो क्योंकि ये आपको क्या प्रॉफिट मतलब हुआ तीन पे इसका? 2 होगा। है तो 3 की चीज लोगे? दो है, 2 करोड़ आपके पास है, आपने 1 करोड़ लोन लिया, 3 करोड़ की प्रॉपर्टी ली। हम्म। आपके एक्चुअल इन्वेस्टमेंट तो 2 करोड़ की ना, जो मैंने अभी बात राइट, समझाई। राइट, राइट। आपका 1 करोड़ लेवरेज है, हम्म। लोन है, बट आपका प्रॉफिट तो 3 करोड़ पे ही है ना। हाँ। अब ट्रेडर क्या गलती करता है कि लेवरेज लेके लॉस करता है, क्योंकि प्रॉबिलिटी कम है यहाँ पे पैसा कमाने की। वो प्रॉबिलिटी कहीं ना कहीं, जब आपको श्योरिटी आनी शुरू हो जाए, अगर मैं आज ट्रेडिंग करता हूँ, सो व्हेन आई ट्रेड आई टेक लेवरेजेस, मैं वही ट्रेड एंटर करता हूँ चाहे मेरे को एक हफ्ते तक ट्रेड ना मिले, जब मेरे को श्योरिटी होती है। 50-50 नहीं, 70-30। 50-50 मतलब मेरा लॉस भी हो सकता है, लॉस में मेरा पैसा भी तो बढ़ा ही जाएगा ना, क्योंकि मैं लेवरेज ले रहा हूँ। हम्म। तो जब आपको श्योरिटी है, देन दैट लेवरेज इज़ गुड, आपको लेवरेज लेनी चाहिए। लोन बुरी चीज़ नहीं है, लोन को हमने एक नेगेटिव वर्ड बना रखा है, हम्म। लोन ले लिया तो गलत कर लिया। नहीं, लोन लेना अच्छी चीज़ है, उसको नेगेटिवली मत लो। बहुत लोग ऐसे हैं जो गलत चीज़ों के लिए लोन ले लेते हैं, जब डेट में है तो डेट को पूरा करने के लिए एक और लोन ले लिया, उस साइकिल में फंस जाते हैं। या फिर शो ऑफ करने के लिए जेब में है 2 लाख रुपए, गाड़ी खरीद ली 40 लाख की, वो गलत है, क्योंकि वो आपको कुछ रिटर्न नहीं दे रही है। हम्म। बट जब चीज़ें आपको रिटर्न दे रही हैं तो उसके लिए आप लोन लो, क्या प्रॉब्लम है? जब तक चीज़ आपके कंट्रोल में है, लोन इज़ गुड। लोन तो रिलायंस पे भी है, हम्म। लोन तो अच्छी चीज़ है। हाँ। थोड़ा सा इंडिया वर्सेस दुबई पे बात करते हैं। आप दुबई रहते हो, तो आपने रियल एस्टेट की बात करी। इंडियन रियल एस्टेट या दुबई रियल एस्टेट? सी ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक अबाउट रियल एस्टेट, दोनों जगह इक्वल पेस पे ग्रो हो रहा है, क्योंकि इंडिया इस टाइम पे इतनी ज़्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी है कि वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड वांट्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया। अच्छा। तो आई वोंट से कि इंडिया की रियल एस्टेट कहीं ना कहीं पीछे रह गई है, वो इक्वली आगे है, और मेरे ख्याल से ज़्यादा आगे होगी। बट ये है कि दुबई में रेंटल इनकम्स आर मोर, क्योंकि पूरा वर्ल्ड दुबई ट्रैवल करता है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, जो कि अभी इंडिया में कहीं ना कहीं नहीं है। हो सकता है, बट क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा थोड़ा सा माइंडसेट अभी भी ट्रेडिशनली चल रहा है, बट वहाँ पर ऐसा नहीं है। तो वहाँ रेंटल ज़्यादा है, वहाँ रेंटल इनकम, एप्रिसिएशन भी ज़्यादा है, रेंटल भी ज़्यादा है। यस, एप्रिसिएशन इज इक्वल बट रेंटल इनकम इज मोर। हम्म। तो इस वजह से क्या कह सकते हैं कि दुबई में इन्वेस्ट करना बेटर है? इफ़ यू वांट रेंटल इनकम, यस, हम्म। यस, दुबई में इन्वेस्ट करना इज़ बेटर। बट अगर आप कैपिटल एप्रिसिएशन की तरह देख रहे हो तो दोनों जगह वो इक्वल है। दोनों इक्वल। दुबई में इन्वेस्ट, दुबई लोग जाते क्यों हैं? बेटर लाइफ, हम्म। क्योंकि लाइफस्टाइल वहाँ पे अच्छा है। अगर मैं एज अ ट्रेडर बोलूँ कि मैं दुबई क्यों जाना चाहूँगा या मैं क्यों गया हूँ, रीज़न बीइंग कि वहाँ पे लाइफस्टाइल अच्छा है। आई मीट न्यू पीपल, फॉर इन माई लाइफ आई हैव लर्न वन थिंग, यू ट्रैवल, यू लर्न, टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी डेवलप तभी होती है जब आप घूमना शुरू करते हो। आपके पास पैसे नहीं है, आप ट्रेन लेकर जाओ, बस लेकर जाओ, आप इंडिया ही पूरा घूम लो, आप इंडिया भी पूरा घूम लोगे, उसमें भी आप बहुत कुछ सीख लोगे। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम आई वेंट टू दुबई, आई आई सॉ न्यू लीग। मैंने अलग ही लीग के लोग देखे, अलग एक माइंडसेट देखा, जो दिन भर काम करते हैं, रात को अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। दे मीट न्यू पीपल। आप 100 से ज़्यादा कंट्री के लोग वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पे इतने क्रिप्टो इवेंट्स चल रहे हैं, ट्रेडर्स के लिए इतने इवेंट्स चल रहे हैं। आप किसी भी फील्ड में हो, यू विल मीट न्यू पीपल विद न्यू पर्सनालिटीज़, न्यू कंट्रीज़, जो आपको एक अलग अलग कंट्री से लोग आएंगे, अलग अलग पर्सनालिटीज़ होगी, नई नई चीज़ें आपको सिखाएंगे। सो मेंटली यू ग्रो।
अगर मैं आज ट्रेडिंग सिखाता हूँ तो जितना मैंने ट्रेडिंग सिखाया है उतना ही मैंने सीखा भी है उन्हीं स्टूडेंट से। ओके। क्योंकि जब कोई मेरे पास सीखने आता है तो उसकी जो पर्सनालिटी है, अगर आप उसमें से पॉजिटिव ट्रेड्स लेना चाहोगे तो आप भी उतना ही सीखते हो, आप भी उतना ही ग्रो करते हो। तो इस वजह से इन दिस केस दुबई में जो लाइफस्टाइल है उसके लिए लोग वहाँ पर ट्रैवल करते हैं। और एक मेजर रीजन टैक्सेशन भी है। टैक्सेशन इज़ ऑल्सो अ रीज़न, क्योंकि दुबई में टैक्सेस नहीं है एंड इसी वजह से ही पूरा वर्ल्ड दुबई ट्रैवल कर रहा है। टैक्सेस नहीं है कि मतलब जीरो टैक्सेस। ज़ीरो टैक्सेस वहाँ पे, अगर आपकी कंपनी यू हैव टू पे द वैट। अभी 9% कॉर्पोरेट टैक्स का एक रूल आया है, बट दैट इज़ ऑल्सो नेग्लिजिबल। तो फिर कैसे कंट्री चल कैसे रही है अगर टैक्स नहीं है तो? टूरिज्म, टूरिज्म, अच्छा, टूरिज्म से उनकी कमाई है। ज़्यादा से ज़्यादा होटल्स, जितनी लग्जरी प्रॉपर्टीज़, बिल्डिंग सारी दुबई गवर्नमेंट की बनाई हुई हैं। एंड टूरिज़्म वहाँ पे इतना ज़्यादा है, उनका एयरपोर्ट ही उनको इतनी इनकम देता होगा कि वो उनको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुबई पूरे वर्ल्ड के मिडल में आता है। दैट इज़ वाई हर एक जगह को दुबई कनेक्ट करता है। सो आपने सुना ही होगा, दुबई हैज़ द बेस्ट एयरलाइंस ऑल्सो। सो इसी वजह से दे हैव अ लॉट ऑफ इनकम सोर्सेज। तो गवर्नमेंट ओन करती है ज़्यादा ज़्यादा होटल्स, उसकी कमाई। प्रॉपर्टीज, होटल्स, रियल एस्टेट, पाम बनाया, हम्म, पाम में सारी प्रॉपर्टीज उन्होंने बेची तो उधर से उन्होंने पैसा कमाया। क्या ये सिचुएशन कभी इंडिया में हो सकता है, टैक्सेस घट जाएं? हो सकता है अगर सारे लोग टैक्सेस पे करना शुरू कर दें, अगर सारे पे करना शुरू कर दें। ओके। तभी हो सकता है। देखो, जहाँ टैक्सेस, इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, हम्म, नंबर 2 पे हम आते हैं, बट स्टिल वी कैन, जो हमारी पर कैपिटा जीडीपी है दैट इज़ वेरी लेस, क्योंकि अभी भी हर एक बंदा प्रॉपरली टैक्स पे नहीं कर रहा है। तो जब वो सिचुएशन बनेगी, जो कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में नहीं है, इंडिया इज़ मच बेटर देन अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मैं बहुत कंट्रीज घूमा हूँ, हम्म, आई हैव बीन टू मेनी कंट्रीज, बट जैसा माइंडसेट रिलेटेड टू बिजनेस एंड जितनी चालाकी इंडियंस में उतनी किसी में नहीं है। हम्म। ये चालाकी को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। चालाकी इन द सेंस बिजनेस करने का तरीका। अगर आप यहाँ पे एक काम कर रहे हो, आप साथ में 4 और कामों में हाथ डाल के रखोगे कि हाँ भाई मेरे को कहीं से भी इनकम आ जाए। आप 6 बजे के बाद आपको काम करना आप करोगे, क्योंकि आपको और ज़्यादा पैसा चाहिए। आपको बिजनेस कैसे ग्रो करना वो आपको आता है। तो ये तो हाँ, अच्छा है ना। ये अच्छा है। ऑब्वियसली इंडिया में यही चीज़ सबसे ज़्यादा, इंडिया में है क्या? ह्यूमन रिसोर्सेज। हम्म, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडियंस, इसी वजह से आप किसी भी कंट्री में चल जाओ, आपको इंडियंस दिखेंगे, चाहे छोटा काम करते हुए दिखेंगे, बट क्या है, चाहे लेबर भी है। बट इस टाइम पे अगर दुबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं तो क्या वो उधर के अरबी लोगों ने बनाई हैं? नहीं। हम जैसे इंडिया से जो गए हैं, फिलीपीन से गए हैं, या यही एशियन कंट्रीज से गए हैं, जो स्किल्ड लोग हैं उन्होंने तो बनाई है, बस वहाँ बना ली, यहाँ नहीं बना पाए। हाँ, तो इवेंचुअली है तो वही चीज़ है। वंडरफुल। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट सवाल मुझे बताइए, क्रिप्टो और फॉरेक्स, हम्म। आपने कहा कि ट्रेड के लिए क्रिप्टो बेटर है, फॉरेक्स क्यों नहीं? और फॉरेक्स को इलीगल क्यों है? फॉरेक्स इलीगल इंडिया बाय क्या इलीगल गवर्नमेंट? है ये? यस, मतलब बाय लॉज यू कैन ट्रेड आई थिंक 4 और 6 पेयर्स, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता इन इंडिया, जो कि आईएनआर से आप पेयरिंग करते हैं, जैसे यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, ये सब आप ट्रेड कर सकते हो। बट जैसे यूरो यूएसडी इफ़ यू वांट टू ट्रेड, और यू वांट टू ट्रेड जीबीपी यूएसडी और यूरो जीबीपी, यू कैन नॉट ट्रेड दीज करेंसीज इंडिया में, दैट इज़ नॉट लीगल। सो आई डोंट नो, ये शुरू से लीगल नहीं है। तो इंडिया में मगर तब भी लोग ट्रेड करते हैं। करते हैं। एंड यस, मतलब बाहर के एक्सचेंजेस पर ट्रेड करते हैं, बट दैट इज़ नॉट लीगल। एंड इसी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन नॉट कंप्लेंट, क्योंकि आपके पास, आपकी कंट्री ने कोई इसके लिए लीगल प्रोसीजर बना ही नहीं रखा, उसको आप खुद ही लीगली ट्रेड कर रहे हो, आप कंप्लेंट क्या करोगे? बट क्रिप्टो करेंसीज में ऐसा कुछ नहीं है। क्रिप्टो करेंसी इज़ नॉट इलीगल, नॉट लीगल बट ऑल्सो नॉट इलीगल, इसमें नॉट फ़र्क है। लीगल, नॉट इलीगल। हाँ, इसमें फ़र्क है। यू कैन ट्रेड ओपनली, यू जस्ट हैव टू पे टैक्सेस। वंडरफुल। मज़ा है आपसे बात करके यश। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, बहुत कुछ सिखाया आपने मुझे भी और ऑडियंसेस को भी। थैंक थैंक्स यू। फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच।